नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। बुधवार को हुई बैठक में किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा। किसानों के कल्याण के लिए पीएम प्रणाम योजना को भी हरी झंडी। यूरिया सब्सिडी योजना को 3 साल तक जारी रखने को मिली मंजूरी। सल्फर कोटेड यूरिया की भी होगी शुरुआत। कैबिनेट में गन्ना किसानों को भी मिली सौगात। गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को बढ़ाकर 315 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला। देश में अनुसंधान के इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 को भी मिली कैबिनेट की मंजूरी। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप की लॉन्च। ऐप का उपयोग करने वाले किसान जिला मत्स्य अधिकारियों और वैज्ञानिकों से जुड़ेंगे। रुपाला ने कहा, मत्स्य पालन क्षेत्र 2.8 करोड़ से अधिक मत्स्य किसानों को देता है रोजगार। वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश। ब्रिक्स के पर्यावरण मंत्रियों की 9वीं बैठक का बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ आयोजन। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ब्रिक्स देशों से जलवायु परिवर्तन पर ठोस कदम उठाने का किया आह्वान। कहा, मिशन लाइफ व्यक्तिगत स्तर पर जीवन शैली में बदलाव पर देता है जोर। और अब सभी खबरें विस्तार से। मोदी सरकार की कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं जिसके तहत किसानों को खास तौर पर बहुत फायदा होने वाला है। मोदी सरकार ने किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है, तो वहीं गन्ना किसानों के लिए भी एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने देश में शिक्षा के क्षेत्र में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भी बड़ा फैसला किया है। बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक देश के किसानों के लिए कई अच्छी खबर लेकर आई है। एक बेहद अहम फैसले में पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दी गई है और इसके साथ ही 3 सालों के लिए यूरिया सब्सिडी को जारी रखने का फैसला भी किया गया है। इसका मतलब ये है कि अगले 3 साल तक के लिए किसानों को मौजूदा कीमत ही चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कई योजनाओं को मंजूरी मिली है। इसके लिए 3,70,000 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज को मंजूरी दी गई है। ये पैकेज का 4 कंपोनेंट है। एक है हमारी यूरिया स्कीम, 3 साल के लिए 3,68,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। पीएम प्रणाम एक ऐसी स्कीम है फर्टिलाइजर का सस्टेनेबल यूज करने के लिए, बैलेंस फर्टिलाइजर यूज के लिए, जो समग्र देश में एक साथ में प्रयास हो उसको सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार भी उसमें एकदम रुचि के साथ जुड़े, इस उद्देश्य के साथ पीएम प्रणाम योजना लाई गई है। दरअसल मोदी सरकार की योजना है कि देश के किसान उर्वरक का संतुलित इस्तेमाल करें, इसके साथ ही खाद के वैकल्पिक उपायों का भी खूब प्रयोग करें। इसके लिए राज्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उर्वरक सब्सिडी से जो बचत होगी उसको राज्यों के साथ साझा किया जाएगा। जो राज्य अल्टरनेट फर्टिलाइजर का उपयोग करेगा, केमिकल फर्टिलाइजर का कंजप्शन कम करेगा, ऐसे राज्यों को जो सब्सिडी बचती है, फॉर एग्जांपल एक स्टेट 10 लाख मेट्रिक टन केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहा है, लेकिन उन्होंने अल्टरनेट फर्टिलाइजर का यूज किया और केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज 3 लाख मेट्रिक टन कम किया, तो 3 लाख मेट्रिक टन कम होने से उसमें से बचने वाली 3,000 करोड़ की सब्सिडी में से 1,500 करोड़ रुपया यानी कि 50% राशि स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट के लिए दी जाएगी, ताकि ये राशि का उपयोग करके स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में अल्टरनेट फर्टिलाइजर को बढ़ावा दे या तो अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए भी उसका उपयोग कर सके।
मोदी सरकार ने खरीफ फसलों के एमएसपी को पहले ही बढ़ा दिया था। अब गन्ना किसानों को भी राहत दी गई है। गन्ना पिराई के अगले सत्र के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को बढ़ाकर 315 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला किया गया है। साल 2023-24 सत्र के लिए गन्ने के एफआरपी में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। मोदी सरकार के गन्ने के एफआरपी में बढ़ोतरी के फैसले का फायदा 5 करोड़ गन्ना किसानों को होगा। गन्ने की एफआरपी के जरिए खरीद 1 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाले नए गन्ने के सीजन से लागू होगी। गौरतलब है कि मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी तब 2014 और 15 में गन्ने का एफआरपी महज 220 रुपए प्रति क्विंटल था। अगर मैं यूपीए के कालखंड की बात करूं, अगर 2004 से 14 की, तो कुल मिलाकर 2,71,204 करोड़ रुपए की खरीद हुई, वैल्यू जो है उसकी, और 2014 से 2023 तक 7,46,066 करोड़ रुपए खरीद में हुए। आपको याद होगा उस समय के अगर परिदृश्य आप देखें, गन्ना किसानों को सड़कों पर रोक लगानी पड़ती थी, नेशनल हाईवे जाम रहते थे, पैसों का भुगतान नहीं होता था। लेकिन आप पिछले कुछ सालों का अगर देखेंगे, पूरा भुगतान किसानों को किया गया है। अगर मैं पिछले 5-6 सालों की बात करूं तो 99.8%, 99.7% इस तरह से भुगतान हुआ है, और जो बैकलॉग था वो भी क्लियर किया गया। मोदी सरकार उर्वरक के अंधाधुंध इस्तेमाल और खेतों की मिट्टी की सेहत के लिए फिक्रमंद है। यही वजह है कि किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहन तो दिया ही जा रहा है, साथ ही ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं जिनसे भविष्य में भी कृषि उत्पादकता बढ़ती रहे और जिससे किसानों की आय बढ़े, साथ ही हमारी खाद्य सुरक्षा भी बनी रहे। साथ ही कैबिनेट ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 को संसद में पेश करने को मंजूरी दे दी है। विधेयक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगा। ये फाउंडेशन अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देगा और देश भर के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान एवं नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देगा। इसके तहत वैज्ञानिक अनुसंधान को उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए NRF नाम की एक शीर्ष निकाय की स्थापना करेगा। 5 सालों के लिए इसकी अनुमानित लागत 50,000 करोड़ रुपए होगी। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। तो कैबिनेट में बहुत सारे अहम फैसले लिए गए, लेकिन किसानों के लिए फार्मर्स स्पेसिफिक कौन कौन से अहम फैसले लिए गए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। एक एक करके आपको हम दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए और कहा जा रहा है कि किसानों को इस फैसले से खास तौर पर कई सारे फायदे होने वाले हैं। क्या है? पीएम प्रणाम योजना है, उसको मंजूरी दे दी गई है। साथ ही साथ 3 साल के लिए यूरिया सब्सिडी को जारी रखने का फैसला लिया गया है, यानी कि यूरिया की जो मौजूदा कीमत है वो अगले 3 साल तक उसी कीमत पर किसानों को वही कीमत चुकानी होगी, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने भी कई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज की योजना को इस कैबिनेट के फैसले के तहत मंजूरी दी गई है। खरीफ फसलों के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य हैं उसको बढ़ाने के बाद अब गन्ना किसानों को भी एक बड़ी राहत दी गई है। गन्ने का जो उचित और लाभकारी मूल्य है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस FRP, उसको बढ़ाकर 315 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। साथ ही साथ 2023-24 के सत्र के लिए उसमें 10 रुपए प्रति क्विंटल की भी बढ़ोतरी की गई है। यानी कि इस बढ़ोतरी से जो 5 करोड़ गन्ना किसान हैं देश में, उनको सीधे तौर पर फायदा होगा। और ये भी बात कही जा रही है कि मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी, यानी 2014-15 में, उस वक्त ये 220 रुपए प्रति क्विंटल ही MRP, इसका FRP हुआ करता था, जो कि सब बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ कैबिनेट ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक को भी संसद में पेश करने को मंजूरी दी है और ये विधेयक, ये फाउंडेशन अनुसंधान और विकास को देश भर में बढ़ावा देने का काम करेगा। साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज़ की बात हो, कॉलेजेस की बात हो, यहाँ पे अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा और साथ ही साथ विकास प्रयोगशाला जो लैब्स हैं उनमें भी किस तरह से अनुसंधान और जो नवाचार है उसकी कल्चर को, उस संस्कृति को बढ़ावा मिले, इस पर फोकस किया जाएगा। साथ ही साथ 5 सालों के लिए इस फाउंडेशन की जो अनुमानित लागत होगी वो 50,000 करोड़ रुपए होगी, जो फंड है वो 50,000 करोड़ रुपए होगी। तो इस तरह से ये कुछ अहम फैसले लिए गए हैं।
खासकर जिस तरह से एमएसपी के बढ़ोतरी के बाद अब गन्ना किसानों के लिए भी उसके एफआरपी में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है। उससे करोड़ों गन्ना किसानों को सीधे तौर पर फायदा होने वाला है। और इस सब के बीच प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले पर भारतीय किसान समाज के अध्यक्ष कृष्णवीर चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि गन्ना किसानों के लिए सरकार ने जो फैसले लिए हैं उससे गन्ना किसानों को लाभ मिलेगा। पूरे समय की आवश्यकता थी और ये 2023-2024 के जो सीजन शुरू होगा वो अब उसका भाव जो है 10 रुपए क्विंटल सरकार ने बढ़ा है। इसका सीधा सीधा असर देश के 5 करोड़ गन्ना उत्पादक किसानों को मिलेगा जी। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि प्रदेश सरकारें जो अपना दाम घोषित करती हैं वो ये जो एफआरपी है ये सुनिश्चित कर दिया जाता है कि इतना 10% शुगर रिकवरी तक आपको इतना पैसा देना ही पड़ेगा गन्ना उत्पादक किसानों को। ठीक, ये एक एश्योर्ड प्राइस हो जाता है किसानों को। बिल्कुल। और पूरा अलग अलग प्रदेशें जो सरकारें हैं जो अपना स्टेट एडवाइजरी प्राइस गन्ने का घोषित करती हैं वो उसी तरीके से फिर वो बढ़ा के अपना दाम घोषित करते हैं। पहली बात तो गन्ने की स्थिति में जो और सुधार होगा आर्थिक रूप से किसान को मजबूती होगी। दूसरा जो 3,70,000 करोड़ के पैकेज जो है जिसमें खासतौर से भूमि की उर्वरक क्षमता को सुधार करने के लिए और प्राकृतिक कृषि को जो बढ़ावा देने के लिए बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है जो समय की आवश्यकता है उसके लिए जो योजनाओं को शुरू किया है और आने वाले 3 साल तक के लिए फाइनल कर दिया है कि 3,70,000 करोड़ का पैकेज इन योजनाओं के लिए कैबिनेट ने आज मंजूरी दी है। तो ये एक स्वागत योग्य कदम है। इससे जब भूमि की उर्वरक क्षमता में जो आज कमी आ रही है वो इसलिए आ रही है कि हमने जो सूक्ष्म तत्वों की कमी आ गई थी भूमि के अंदर, उर्वरक क्षमता कम हो रही थी, उसकी पूर्ति करने के लिए जो योजनाओं को बढ़ावा देने का सरकार ने काम किया है ये बहुत अच्छी शुरुआत है। इससे उत्पादकता बढ़ेगी। तो कृष्णवीर चौधरी को आप सुन रहे थे जो कि हमारे खास कार्यक्रम में कल शामिल हुए थे और उन्होंने उस वक्त ये प्रतिक्रिया दी थी और जिस बात का जिक्र वो कर रहे थे कि पहले नीम कोटेड यूरिया अभी भी उसको किसान यूज कर रहे हैं और इस बार कैबिनेट ने सल्फर कोटेड यूरिया को भी उसकी शुरुआत करने की बात कही है। तो जिस बात का जिक्र कृष्णवीर चौधरी कर रहे थे कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के लिए, मिट्टी के लिए, वो उसको रिस्टोर करना बहुत जरूरी है और इस दिशा में ये जो सल्फर कोटेड यूरिया की शुरुआत होने वाली है वो बहुत ही अच्छा एक कदम है। और इस सबके बीच केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने किसान आधारित रोग रिपोर्टिंग प्रणाली को बढ़ाने और भारत में जलीय पशु रोगों की रिपोर्टिंग में सुधार करने के लिए कृषि भवन में रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप का प्राथमिक मकसद किसानों को उनकी रिपोर्टिंग विधियों में सुधार करने, वैज्ञानिक मार्गदर्शन प्राप्त करने और बीमारियों से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करना है। ये ऐप किसानों को अपने खेतों में फिनफिश, झींगा और मोलस्क में बीमारियों की घटनाओं की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है। ये बीमारियों का शीघ्र पता लगाने को भी बढ़ावा देता है, त्वरित प्रतिक्रिया उपायों की सुविधा देता है, हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है और ज्ञान साझा करने की सुविधा देता है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मत्स्य पालन के विकास के लिए काफी काम किया है। 60 साल में देश में 61 लाख टन मत्स्य उत्पादन हुआ। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मत्स्य उत्पादन में 22% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ सी फूड उत्पादन और निर्यात में भी 2 गुना बढ़ोतरी हुई है। फिशरीज विभाग के द्वारा फिशरमैनों के लिए बहुत ही उपयोगी एक टूल्स को हम लोकार्पित कर रहे हैं। इसका मुझे बहुत ही आनंद और गर्व है। तो इस टेक्नोलॉजी की वजह से, इस ऐप की वजह से अब वो जानकारी भी तुरंत दे सकेगा और जानकारी को हमारे विभाग की ओर से, स्टेट विभाग की ओर से और कंसर्न ऑफिसरों की ओर से इनको रिस्पॉन्ड करने की व्यवस्था इसमें जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि मैं मानूंगा कि सरकार की भी उपलब्धि मानी जाएगी और एक प्रकार से आईसीआर ने अपने जो कई उपलब्धियां उनके खाने में है उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि फिशरीज सेक्टर के साथ जोड़ने का यश भी आईसीआर को मैं देना चाहूंगा। बढ़ेंगे आगे। ब्रिक्स के पर्यावरण मंत्रियों की 9वीं बैठक का बुधवार को दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजन हुआ।
इसका विषय सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा की प्राप्ति की दिशा में ब्रिक्स के बीच पर्यावरण सहयोग को आगे बढ़ाना था। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जुलाई 2018 में ब्रिक्स देशों के बीच हस्ताक्षरित ब्रिक्स पर्यावरण समझौता ज्ञापन की कार्यान्वयन, योजना ज्ञान, सूचना, विचारों, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के लिए एक मंच हो सकती है। यादव ने ब्रिक्स देशों से तत्काल ठोस जलवायु कार्रवाई करने और धरती को बचाने के प्रयासों में तेजी लाने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री ने पर्यावरण की सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता के नुकसान से निपटने के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि मिशन लाइफ व्यक्तिगत स्तर सहित सभी स्तरों पर जलवायु परिवर्तन, बायोडायवर्सिटी की लॉसेस यानी हानि और प्रदूषण से निपटने के लिए जीवन शैली में बदलाव को अपनाने के बारे में है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष मीनेश शाह ने कहा है कि पशुपालन और डेयरी व्यवसाय के जरिए देश के किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए एनडीडीबी कृत संकल्पित है। इसी क्रम में हमने उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में सहज कोऑपरेटिव डेयरी के बीएमसी केंद्र और घरेलू किचन के लिए बायोगैस संयंत्र के अलावा मोबाइल मिल्क एटीएम की शुरुआत की है। इस विषय पर डीडी न्यूज के हमारे सहयोगी ओपी यादव ने बातचीत की राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष मीनेश शाह के साथ। ग्रामीण भारत में देश के किसानों की तरक्की का महत्वपूर्ण आर्थिक आधार कृषि के साथ साथ पशुपालन और डेयरी व्यवसाय है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार न केवल लगातार काम कर रही है बल्कि ग्रामीण स्तर पर डेयरी संचालन के लिए नई नई समितियां बनाकर इसको आगे बढ़ाने में प्रयासरत भी है। अभी हमारे साथ मौजूद है एनडीडीबी के चेयरमैन मीनेश शाह। आइए बात करते हैं किस तरह ग्रामीण भारत में खुशहाली और समृद्धि के लिए डेयरी का व्यवसाय आगे बढ़ रहा है। सर, अगर बात करें, आगरा का ये जनपद ऐतिहासिक जगह है और यहाँ पर ये जो सहजन डेयरी है उसमें कई तरह के आज आप इनोवेटिव काम कर रहे हैं। मिल्क एटीएम की लॉन्चिंग, चिलिंग प्लांट और बायोगैस जैसे कई तरह के संयंत्र किसान आज अपना रहे हैं। भारत सरकार की जो ग्रामीण भारत को समृद्ध करने की संकल्पना यहाँ साकार हो रही है, क्या क्या मुख्य कार्यक्रम है यहाँ पे? आज सबसे पहले तो हमने एक नए बीएमसी सेंटर का उद्घाटन किया है सुबह, जिससे किसानों को एक अच्छी सुविधा मिलेगी, दूध की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का ये मुख्य उद्देश्य है किसानों की अपनी संस्थाएं बनाएं जो वो खुद ओन करते हैं। हमारा एक एग्जिट स्ट्रेटजी भी होता है, तो उनको हम जैसे सहज का बोर्ड है उसमें पूरे किसान हैं, उसमें भी हम अभी ख्याल रखते हैं कि बोर्ड में भी छोटे किसान भी हो, बीच वाले जो दूध देते हैं ऐसे किसान भी हो और बड़े किसान हो। हमने एक नया ये प्रोड्यूसर कंपनीज का कंसेप्ट किया है। आज हम करीब करीब देश में 22 ऐसी प्रोड्यूसर जो सहज है ऐसी प्रोड्यूसर संस्थाएं हैं जो जिसके किसान खुद मालिक हैं, और हम इस साल 40 लाख से ज़्यादा पर डे प्रतिदिन उनका दूध हमें मिलेगा और साथ में उनको एक अच्छी आमदनी जो रेगुलर है जो उनको पैसा मिलते रहता है। तो मिल्क एटीएम का कॉन्सेप्ट क्या है और इसका फायदा हम देखेंगे तो कैसे रहेगा और काम कैसे करेगा ये? एटीएम का जो मिल्क एटीएम वो शब्द ही बताता है, जैसे आप बैंक के एटीएम से आप जाके अपना पैसा निकाल रहे हैं, वही कंसेप्ट है इधर भी। जब भी आपको दूध चाहिए आप वहाँ जाके अपना दूध खरीद सकते हैं, तो कोई पाबंदी नहीं होगी, एक ही जगह में आपको पता है आपको जब चाहिए दूध मिलने लगेगा। सो यही कंसेप्ट है, उसमें कोई दूसरा ये एडिशनल ये नहीं है, बट उससे भी यही है कि कंज्यूमर को भी साथ साथ में जब भी दूध चाहिए एक जगह पे उनको कहीं भी चाहिए मिल जाएगा सारे समय के लिए। अगर बात करें बायोगैस की तो ये एक वैकल्पिक समाधान, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट और कम लागत में अधिक उत्पादन देने का महत्वपूर्ण जरिया आपने बनाया, तो इससे कितना फायदा हम देखते हैं बायोगैस संयंत्र वाले से? बायोगैस का एक्चुअली आप देखेंगे गोबर एनडीडीबी अभी तक क्या है, एक दूध को देख रही थी जो किसान को अतिरिक्त आय दे सके। कहीं ना कहीं 5-6 साल से पहले हमें ये भी सुझाव आया, जो एक्चुअली जो प्रधानमंत्री का नारा था वेस्ट टू वेल्थ, तो वेस्ट टू वेल्थ से किसान को कैसे हम अतिरिक्त आय दे सके, उसमें हमने फिर रियलाइज़ किया कि गोबर जो हम शुरू से देख रहे हैं, हमने सबने अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं गोबर को एक फ्यूल के रूप में भी यूज़ किया है। आप देखते हैं गांव में हर कोई आदमी उसको यूज़ करता है, और फर्टिलाइज़र के रूप में भी यूज़ किया है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी एक पूरी जैसी दूध की एक वैल्यू चेन बनी है सहकारी संस्थाओं से, ऐसी एक वैल्यू चेन बने जिससे किसानों को गोबर की एक अतिरिक्त आय भी मिले, और बायोगैस एक ऐसी चीज़ है जो जिससे वो अपने खुद के रसोई में वो बायोगैस से अपना रसोई बना सकते हैं। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष मीनेश शाह।
जिनका मानना है कि ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए न केवल वो डेयरी व्यवसाय को गाँव में प्रोत्साहन दे रहे हैं, बल्कि तकनीकी सुविधा और वित्तीय मुहैया करवाने के साथ साथ उनको कई तरह के नवाचार करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन संजय जैना के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज, आगरा। देश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश हो रही है और करीब 80% क्षेत्र में मानसून पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 4 दिनों में मध्य पूर्व, पश्चिम उत्तर और पश्चिम भारत में मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ और हिस्सों में पहुंच गया है और इसके गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और पंजाब के बाकी बचे क्षेत्रों में भी पहुंचने की स्थिति बन रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 2 या 3 दिनों के भीतर पूरे भारत में मानसून का प्रभाव हो जाएगा। मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार ने कहा है कि पंजाब और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में मानसून की बारिश हो रही है। उन्होंने मध्य भारत में भारी बारिश की संभावना जताई है। ये वाला बाकी हिस्सा आपका थोड़ा राजस्थान का कल भी कवर हो गया था, तो यही बचा हुआ है। तो हमारा अनुमान ये है कि आने वाले 2-3 दिनों में ऑलमोस्ट पॉसिबिलिटी है ये वाला हिस्सा भी पूरा कवर हो, सेंट्रल इंडिया में, इवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो अभी क्या है कि ये जो क्लोज सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है वो एक लो प्रेशर के एसोसिएशन से है। अभी एक हमने लो प्रेशर दे रखा है जो काफ़ी दिनों से चल रहा है। पहले ये नॉर्थ वेस्ट बे से स्टार्ट हुआ था, स्लोली ये वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड मूव हुआ और इस समय जो सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉर्थ एमपी के ऊपर है। तो इसके प्रभाव से क्या है कि जहाँ पे भी एमपी में भी आने वाले 2 दिनों में हैवी टू वेरी हैवी मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होने की उम्मीद है। और अगर आप वेस्ट कोस्ट में बात करें जहाँ आज भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल आई है, जैसे जब भी जहाँ लो प्रेशर बनता है जहाँ विंड स्ट्रेंथन हो जाती है, तो इस समय क्या है कि विंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जहाँ पे ओरोग्राफी है। तो जहाँ हम उम्मीद कर रहे हैं कि साउथ गुजरात और कोंकण गोवा में आज एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल 1-2 हिस्सों में आ सकती है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो बुधवार को धोराजी मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं लालसोट मंडी में भाव नरम रहे, जबकि चोटीला और खातेगांव मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 27 जून को लोकवान गेहूं का भाव रहा 2220 रुपए। 28 जून को इसके भाव में 40 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2260 रुपए पर। वहीं राज्य की ही चोटीला मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 27 और 28 जून को गेहूं 2400 रुपए पर बिका। इसी तरह मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 27 जून को गेहूं का भाव रहा 2456 रुपए। 28 जून को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 2456 रुपए पर बरकरार रहा। राजस्थान की लालसोट मंडी में गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 27 जून को गेहूं का भाव था 2235 रुपए। 28 जून को इसके सौदे 10 रुपए लुढ़क कर 2225 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं के भाव की बात की जाए तो लखीमपुर मंडी में धारा गेहूं का भाव रहा 2280 रुपए। लालगंज मंडी में भाव रहा 2125 रुपए। हरदोई मंडी में गेहूं 2280 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही पीलीभीत मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 2335 रुपए पर हुए। चालू रबी विपणन मौसम 2023-24 के दौरान देश भर में गेहूं की सरकारी खरीद सुचारू रूप से जारी है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक 30 मई तक गेहूं की कुल खरीद 262 लाख मीट्रिक टन की हो चुकी है, जो पिछले साल 188 लाख मीट्रिक टन की खरीद की तुलना में 74 लाख मीट्रिक टन अधिक खरीद है। सरकार ने गेहूं की खरीद के लिए 47,000 करोड़ रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP रखा है, जिससे 21,27,000 किसान पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं। देश में सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा से हुई है। पंजाब से 121,27,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है।
वहीं मध्य प्रदेश से 70,98,000 मीट्रिक टन और हरियाणा से 63,17,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद अब तक हुई है। इस साल भारत ने बेमौसम बारिश की वजह से गेहूं के गुणवत्ता निर्देशों में किसानों को छूट प्रदान की है। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 1,127,43,000 टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50,01,000 टन अधिक है। और अब बात मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। कोंकण में इस समय भारी से भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में किसान खेतों से पानी बाहर निकालने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहाँ के सिंधुदुर्ग जिले में इस समय 20 से 21 दिनों की हो चुकी धान की रुपाई कर सकते हैं। मध्य महाराष्ट्र में ये समय धान की नर्सरी लगाने के लिए उपयुक्त है। इसके साथ ही यहाँ गन्ने लगाने की तैयारी भी शुरू करें। मध्य महाराष्ट्र में ही किसान पर्याप्त बारिश के बाद खरीफ फसलों की बुआई करें। यही समय गन्ने के खेतों में निराई गुड़ाई करें। मध्य महाराष्ट्र में ही धान और बाजरे की नर्सरी से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने की व्यवस्था करें। यही समय किसान प्याज, बैंगन, टमाटर, मिर्च, फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी लगा सकते हैं। मराठवाड़ा में भी अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में किसान मौसम को ध्यान में रखते हुए तैयार सब्जियों की तुड़ाई करें और तुड़ाई के बाद सब्जियों को किसी सुरक्षित जगह पर रखें। इसके साथ ही यहाँ पर्याप्त बारिश होने के बाद खरीफ फसलों की बुआई करें। मराठवाड़ा में ही किसान जुलाई के पहले सप्ताह तक मूंग, उड़द और मूंगफली की बुआई कर सकते हैं। यही समय अंगूर की बेलों में विरलीकरण करें। इसके अलावा यहाँ सब्जियों की नर्सरी से खरपतवार को साफ करें। विदर्भ की बात करें तो यहाँ भी पर्याप्त बारिश होने के बाद धान की नर्सरी लगाने के अलावा कपास, सोयाबीन और अरहर जैसी खरीफ फसलों की बुआई करें। इसके साथ ही यहाँ भिंडी, खीरा, करेला, कद्दू और टिंडा जैसी सब्जियों की बुआई करें। विदर्भ में इस समय फलों के बागों और सब्जियों की नर्सरी से पानी निकालने की व्यवस्था करें। और अब खास खबर। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजस्थान के दौरे पर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भरतपुर में भाजपा जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। जेपी नड्डा दोपहर में भरतपुर में कई कार्यक्रमों को भी संबोधित करेंगे। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में भाजपा अध्यक्ष का ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ममता बनर्जी की सरकार कानून व्यवस्था को संभालने में पूरी तरह से विफल रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हिंसा की घटनाओं पर कहा है कि हम इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा मकसद राज्य के हालात को तुरंत बदलना है। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। छिनका के पास हाईवे को बंद किया गया है। पहाड़ से लगातार गिर रहे हैं पत्थर के चलते यहां पर मलबा हटाने का काम शुरू नहीं हो पा रहा है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से दोनों ओर यातायात को रोक दिया है। श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जत्था जम्मू कश्मीर पहुंच गया है। 1 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। देश भर में आज ईद उल अजहा का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर ईदगाहों, मस्जिदों और दरगाहों में विशेष नमाज अदा की जा रही है। दिल्ली की जामा मस्जिद, जम्मू, जयपुर, गुवाहाटी, पटना, वाराणसी, भोपाल, तिरुवनंतपुरम समेत तमाम शहरों और इलाकों में आज विशेष नमाज अदा की जा रही है। इस्लाम धर्म में इस दिन को बलिदान का प्रतीक माना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ईद उल अजहा का पर्व साल के आखिरी महीने में आता है। ये त्यौहार मीठी ईद के करीब 2 महीने 10 दिन बाद मनाया जाता है। तो इसके साथ ही किसान समाचार के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।